Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी लेक्चरर यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। तो फिजिक्स लेक्चरर प्रिपरेशन के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। ऑलरेडी आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर भी देखने को मिल रहे होंगे। अब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स भी स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि जो चैनल है जिसके ऊपर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स, ये मेरा नया चैनल है। इसके अलावा जो मेरे चैनल हैं जिस पर CSIR नेट के और IIT जैम के आपको लेक्चर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर IIT जैम और नेट के लेक्चर्स होते हैं, उसके लिए उनसे अलग करने के लिए मैंने अलग चैनल बनाया है, निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स। तो टीजीटी पीजीटी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको सारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पहला लेक्चर है जिसका PDF आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स, उसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की रीच बढ़ती है और भी लोग जो इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक वीडियो पहुंचता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले वापस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा, यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो मेरा एप्लीकेशन है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आरंभ बैच जो स्टार्ट हुआ है यूकेपीएससी लेक्चरर का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ बैच करके है ना, आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर जब ये पूरे लेक्चर्स खत्म होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स को ये समझोगे कि इससे आसान मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स कभी नहीं पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, है ना। छोटे से छोटा क्वेश्चन लेके बड़े से बड़ा क्वेश्चन सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले। तो सब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लूइड की होता क्या है। देखो, तुमने लोगों ने पढ़ा है कि जो पदार्थ है उसकी यानी कि मैटर जो है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, तीन स्टेट होती है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो इसमें लिक्विड और गैस वाला पार्ट है, लिक्विड और गैस वाला जो पार्ट है उसको मैं कंबाइंड करके किसके अंदर डाल रहा हूं, फ्लूइड के अंदर डाल रहा हूं। तो अगर मैं लिक्विड को देखूं तो उसमें भी एक क्षमता होती है बहने की, फ्लो करने की एबिलिटी होती है। इसी तरह से अगर मैं गैस को देखूं तो वो भी क्या करती है, फ्लो करती है। तो फ्लूइड इसका मतलब एक ऐसा मैटर हो गया, एक ऐसा पदार्थ हो गया जिस पर जब शियर फोर्स लगाया जाए, यहां पर एक कंपलसरी कंडीशन है शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब होता है कर्तन बल। कर्तन बल क्या होता है अभी आगे समझेंगे। तो जब उस पर शियर फोर्स लगता है तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन आने का मतलब वो फ्लो करता है। ये बात अलग है कि वो शियर फोर्स की वैल्यू बहुत छोटी हो तभी भी ये क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। तो ऐसा अगर कोई पदार्थ है तो उसको हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, ठीक है, फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर which is subject which has ability to flow, which has ability to flow। फ्लो की जगह कई जगह आपको वर्ड मिलेगा डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब होता है विरूपण। डिफॉर्म जो है उसका मतलब होता है विरूपण। इट इज अ मैटर which has ability to flow or deform when subjected to shear force। shear force, जब इसके ऊपर shear force लगता है तो ये फ्लो करता है या अपने डिफॉर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि shear force कितना ही छोटा हो, ये डिफॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं इररेस्पेक्टिव टू वैल्यू ऑफ shear force, इररेस्पेक्टिव टू वैल्यू ऑफ shear force। इस बात का क्या मतलब हुआ, जो मैंने लिखा इररेस्पेक्टिव टू वैल्यू ऑफ shear force, इसका बात का मतलब ये हुआ कि shear force की वैल्यू कितनी भी कम होगी, अगर shear force फ्लूइड को मिल गया तो वो डिफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो,
इसकी shear फोर्स की, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, shear फोर्स की चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, ये क्या करेगा, फ्लो करेगा ही करेगा। तो ऐसा जो मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। बात चल रही थी यहाँ पे shear फोर्स क्या होता है। shear फोर्स, इस shear फोर्स को हिंदी में कहते हैं कर्तन बल, हिंदी में कहते हैं कर्तन बल। तो मैंने एक प्लेन बनाया, ये एक प्लेन बना दिया मैंने, प्लेन, ऐसा प्लेन बना दिया। इस प्लेन को नाम दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ए बी और सी और डी। तो मैंने दो तरह के फोर्स दिखा रहा हूं। एक फोर्स तो वो दिखा रहा हूं जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, और एक फोर्स मैं ऐसा दिखा रहा हूं जो इसके पैरेलल जा रहा है। तो ये वाला जो फोर्स है जो इसके पैरेलल जा रहा है, ये वाला जो फोर्स है जो इसके पैरेलल जा रहा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम shear फोर्स। उसको हम क्या नाम देंगे, shear फोर्स। और ये जो फोर्स है जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया, नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। और अगर मैं shear फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, shear फोर्स की, तो ये हो गया फोर्स पैरेलल टू प्लेन, फोर्स पैरेलल टू प्लेन। यानी कि ये हमेशा जहां पर भी लगेगा उस जगह के समानांतर लगेगा। तो मैं यहां पर जिस shear फोर्स की बात कर रहा हूं वो shear फोर्स ये है। अब फ्लूइड के ऊपर कैसे लगेगा, फ्लूइड के ऊपर ऐसे लगेगा कि अगर मान लो ये कोई पानी भरा हुआ है, कोई नदी है, मान लो नदी का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने काट रखा है, और ये उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर जो फोर्स जाएगा, जो भी चीज फोर्स लगा रही होगी वो ऐसे ही तो लगाएगी फोर्स। तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स। कौन सा फोर्स, shear फोर्स। तो ये shear फोर्स लगेगा तो ये अपनी शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ये shear फोर्स लगेगा तो ये अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। शेप को चेंज करने का मतलब है पहले ऐसा था, अब मान लो ये नीचे वाली सरफेस फिक्स है, नदी का पैंदा जो है वो तो फिक्स रहेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये छोटा सा सेगमेंट काटा हुआ है मैंने, तो यहां ये फोर्स लगा तो ये अपनी जगह को चेंज, अपनी शेप को बदल लेगा, यानी कि डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि ये पैंदा तो फिक्स रहेगा, ये पैंदा तो फिक्स रहेगा, ये ए बी। और ये डिफॉर्म होने का मतलब क्या है, ये ऐसे सरक गया आगे, ऐसे सरक गया। यानी कि जो आपको सी अभी दिख रहा है वो सी से सी डैश बन गया, जो आपको अभी डी दिख रहा है वो डी से क्या बन गया, डी डैश बन गया। तो ये इस तरह से एंगल पर आ गया, एंगल पर, इस तरह से किस पर आ गया, एंगल पर आ गया। यहां से इसने एक एंगल बना लिया, एंगल। इस एंगल का भी कुछ नाम होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से shear फोर्स लगता है। तो फ्लूइड क्या हो गया, फ्लूइड एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर यदि shear लगता है तो वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का कोई भी सेंस नहीं होता है, इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता कि shear फोर्स की वैल्यू क्या है। shear फोर्स की अगर बहुत छोटी वैल्यू भी होगी तो वो भी उसको क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। तो ऐसा अगर कोई पदार्थ है, ऐसा कोई मैटर है, तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड जो है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो फ्लूइड में बी क्लासिफाइड एज, फ्लूइड में बी क्लासिफाइड एज, फ्लूइड में बी क्लासिफाइड एज। फ्लूइड को किस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो, तो फ्लूइड को आप क्लासिफाई कर सकते हो, पहला लिक्विड, पहला आप इसको डिफाइन कर सकते हो लिक्विड के फॉर्म में, और दूसरा किसमें, गैस में। होता है ना, तो एक लिक्विड हो गया और गैस हो गया, और लिक्विड एक अलग कहानी है और गैस एक अलग कहानी है। दोनों को कंबाइंडली हम क्या नाम दे रहे हैं, फ्लूइड नाम दे रहे हैं। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एक ऐसा फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम है ना, जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो वेजल के शेप, यानी कि जिस बर्तन में जैसे डालोगे उसकी वो शेप ले लेगा, यानी कि उसकी शेप फिक्स होती है। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की शेप जो होती है वो फिक्स होती है ना। तो वॉल्यूम शेप इज फिक्स्ड, वॉल्यूम शेप इज फिक्स्ड। जिस तरह के बर्तन में आप इसे डालेंगे उसी तरह की ये शेप को ले लेगा। अगर मेरे पास ये पानी की बोतल है तो मैंने इस पानी की बोतल में ये वाटर पानी भरा है तो इसने यही शेप ले ली। अगर मैं इसको ग्लास में डालता, चौड़े ग्लास में, तो ये उसकी शेप ले लेता। तो लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम की शेप जो है वो फिक्स है, जबकि गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है ना।
गैस के अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, यहां पर वॉल्यूम नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, आप गैस को इसमें भर लोगे क्या? नहीं भर सकते, तो गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। जबकि लिक्विड और सॉलिड जो है उनके जो वॉल्यूम है वो फिक्स होते हैं, गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबल वर्ड का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व चेंज हो तो उनको हम कहते हैं कंप्रेसिबल, और जिनका घनत्व यानी कि डेंसिटी चेंज नहीं हो तो उनको हम कहते हैं इनकंप्रेसिबल। जबकि गैस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। गैस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल कैसे समझे? अगर मेरे को भरना है, इस बॉटल के अंदर गैस को भरना है, जैसे कि आपने देखा है ना टायर में हवा भरने वाली मशीन, तो टायर में हवा भरने वाली मशीन के अंदर आपने गैस भर रखी है, तो उस मशीन के अंदर गैस को भरने के लिए उसको कंप्रेस करके आपने भरा है। कंप्रेस करना मतलब दबाकर उसको भरा है, अदरवाइज वो उसको फिल नहीं किया जा सकता। इसलिए तो उसको नाम देते हैं एयर कंप्रेशर, क्योंकि उसमें कंप्रेस करके भरा हुआ है। इसी तरह से वो गुब्बारे में हवा भरने वाला वो सिलेंडर है, तो उनके अंदर सभी के अंदर कंप्रेस करके गैस को भरा हुआ है। तो गैस जो होती है वो क्या होती है? कंप्रेसिबल, जबकि जो लिक्विड है वो क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो यहां से दो चीजें निकल गई कि जो फ्लूइड है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक हो सकता है लिक्विड और एक हो सकता है गैस। क्लियर है यहां तक बात? आई होप यहां तक सभी को सब बातें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने बताई है। अब आगे बात करते हैं कि इसके अलावा और आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करूं, है ना, तो होते तो बहुत सारी तरीके हैं, पर मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फिर पूरे साल फ्लूइड मैकेनिक्स ही चलता रहेगा। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड को अगर मैं बताऊं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो जनरली हम दो तरह के फ्लूइड की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड, आइडियल यानी कि आदर्श। और एक हम बात करते हैं कौन सा फ्लूइड? रियल फ्लूइड। एक हो गया हमारे पास आइडियल फ्लूइड और एक हो गया हमारे पास कौन सा? रियल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, पर उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें घुसना नहीं है। तो हम सिर्फ जो हमारे काम की चीजें हैं उनकी बात करेंगे। तो आइडियल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, आइडियल जो वर्ड है उसका मतलब है आदर्श। और आपको पता है आदर्श नाम की तो लगभग मेरे हिसाब से कोई चीज होती नहीं। अगर मैं कहूं कि जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं वो आदर्श लड़का है या लड़की है, तो वो थोड़ा सा बेमानी वाली बात हो जाएगी। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो गड़बड़ रहती है। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं भी आइडियल नहीं हूं। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? आदर्श तरल। एक ऐसा तरल है जिसके अंदर ना तो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ना जिसके अंदर शांता है मतलब विस्कोसिटी, और जो इनकंप्रेसिबल भी है, जिसके अंदर घर्षण भी नहीं है, जिसके अंदर शांता भी नहीं है, जिसके अंदर सरफेस टेंशन भी नहीं है, तो ऐसा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। वास्तव में कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता। हाँ, आपसे डेफिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन डाल के जरूर पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल फ्लूइड, और इफ अ फ्लूइड इज विस्कस लेस, हैज नो सरफेस टेंशन, इनकंप्रेसिबल, फ्रिक्शन लेस, देन इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बाकी रियलिटी में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा? आइडियल फ्लूइड का मतलब होगा फ्रिक्शन लेस, नो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव। नो सरफेस टेंशन, इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है असंपीड़ित, जिसको दबाया ना जा सके। तो फ्रिक्शनलेस हो गया, नो सरफेस टेंशन, इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब अश्यान और नॉन विस्कस का मतलब हो गया अश्यान, यानी कि जिसके अंदर शांता ना हो। शांता यानी कि विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके बहने का विरोध करती है, जो उसके फ्लो करने की एबिलिटी का विरोध करती है, उसको शांता कहते हैं। तो ऐसा कोई फ्लूइड है तो उसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो रियलिटी में कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं है। तो इन रियलिटी नो फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। नो फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। कोई भी जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। परंतु पानी जो है, पानी और जो हवा है,
उसको आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए जो पानी और हवा को आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लिया जाता है। बट वाटर एंड एयर is considered as water and air is considered as ideal fluid। इनको आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर लो विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ देयर लो विस्कोसिटी। इनकी लो विस्कोसिटी की वजह से इनको आइडियल कंसिडर कर लिया जाता है, अदरवाइज आइडियल तो ये भी नहीं। तो आइडियल फ्लूइड वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते। आइडियल फ्लूइड होते क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जो फ्रिक्शनलेस होगा, जिसके अंदर कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होगी, जो इनकम्प्रेसिबल होगा, जो नॉन विस्कस होगा, उन सबको हम क्या नाम देंगे? आइडियल फ्लूइड नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे? आइडियल फ्लूइड नाम देंगे। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं? जितने भी फ्लूइड हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल फ्लूइड है। तो रियल फ्लूइड क्या होंगे? जो फ्रिक्शन, जिसके अंदर फ्रिक्शन भी होगा, जिसके अंदर सरफेस टेंशन भी होगा, मतलब जितने भी यहाँ सारी चीजें लिखी हुई हैं जो उसके अंदर हो सकती हैं वो सारी क्या होंगी? रियल फ्लूइड होंगी, है ना। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ से जोड़ूं, किसी के अंदर गुटखा खाने का ऐब है, किसी के अंदर सिगरेट पीने का, कोई शराब पीने का, किसी के अंदर कैसा ऐब है, तो रियलिटी है वो, है ना। किसी ना किसी तरह की जो वो गलत आदत है तो वो रियलिटी में आ रहा है। तो रियल फ्लूइड क्या होगा? जिसके अंदर फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी है, जिसके अंदर क्या है? सरफेस टेंशन भी है, जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी है, जो कंप्रेसिबल भी है, जिसके अंदर विस्कोसिटी भी है। तो ऐसा जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा? रियल फ्लूइड कहलाएगा। और जितने भी फ्लूइड होते हैं वो सारे के सारे कौन से फ्लूइड होते हैं? रियल फ्लूइड होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फ्लूइड क्या होता है, उसको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं उसमें कौन कौन से फ्लूइड आपको रखने हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो डेंसिटी, और इसको हम नाम देंगे मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी मैं क्यों बोल रहा हूं अभी हम देख लेंगे। डेंसिटी और मास डेंसिटी, इसको हम रो से भी लिखते हैं और कई जगह इसको डी से भी लिखते हैं। तो ये जो रो है या जो डी है ये किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कि गिवन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, एक गिवन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, वो किसको डिफाइन करता है? डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो मास डेंसिटी इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मास डेंसिटी बोल रहे हैं। तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए, यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किस में आ जाएगी? एमकेएस में। ये यूनिट किस में आ जाएगी? एमकेएस में। और अगर मैं सीजीएस में इसकी यूनिट की बात करूं तो वो क्या आ जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में बात करूं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगी इसकी डेंसिटी, अगर मैं बात करता हूं किसके अंदर? सीजीएस के अंदर। अब डेंसिटी लिक्विड की अलग होगी और गैस की अलग होगी, है ना भाई। दो अलग अलग चीजें हैं, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो लिक्विड की डेंसिटी अलग होगी और गैस की डेंसिटी अलग होगी। तो अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी बात करूं तो फॉर लिक्विड के लिए, तो फॉर लिक्विड के लिए उसकी जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जाती है। डेंसिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या मानी जाती है? वो कांस्टेंट मानी जाती है। डेंसिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। पर अगर मैं गैस के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं? गैस के लिए। तो गैस के लिए क्या होता है? गैस के लिए उसकी जो डेंसिटी है, गैस के लिए डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रेशर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ये याद रखना भाई ये चीज। गैस के लिए उसकी डेंसिटी प्रेशर बढ़ने पर बढ़ेगी, यानी कि गैस के लिए अगर हम बात करें तो ये बढ़ेगी यदि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और टेम्परेचर जो है वो घटेगा। तो टेम्परेचर घटेगा
या प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी गैस की, और इसका उल्टा कर दूं यानी कि प्रेशर को घटा दूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी गैस की। जबकि लिक्विड के केस में डेंसिटी को ऑलमोस्ट हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। और ये जो डेंसिटी है इसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। दूसरी जो डेंसिटी आती है उसको हम नाम देते हैं वेट डेंसिटी। ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं इसकी भाई, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी के अलावा इसको एक और नाम देते हैं हम स्पेसिफिक वेट। इसको एक और नाम देते हैं हम स्पेसिफिक वेट, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। इससे लिखते हैं ओमेगा। अब इसको हम वेट डेंसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा वो किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम। जबकि ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा, ये होगा वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो किसके बराबर था, मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज का जो वेट है, वेट W, उसको हम कैसे लिखते हैं, mg से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mg। वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर हो गया यहां पर v से। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो रो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी। ओमेगा यानी कि स्पेसिफिक वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी। अगर इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट अगर मैं MKS में लिखता हूं, तो यहां क्या लिखा हुआ है, वेट। वेट को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोनों अलग अलग कहानी है, ध्यान रखना। अगर मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं वेट डेंसिटी लिख रहा हूं, और अगर मैं लिख रहा हूं किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो मैं मास डेंसिटी लिख रहा हूं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर मैं इसकी CGS में यूनिट लिखता हूं, किस में लिखता हूं, CGS में, तो CGS में न्यूटन को कहते हैं डायन। डायन, डायन नहीं है, डाइन है, डाइन। याद करने के लिए लिख सकते हो डायन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब पानी, पानी पानी की बात करूं, पानी की, तो फॉर वाटर, वाटर, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है कहां पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। तो इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। ठीक बात। कितनी वैल्यू होती है, तो पानी की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर मेरे को कोई कहे कि पानी का स्पेसिफिक वेट निकालो या वेट डेंसिटी निकालो, तो इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1000 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, जी की वैल्यू आप क्या लोगे, इसकी वैल्यू ले लिया आपने 9.81, तो ये कितना हो जाएगा 9810। ये वैल्यू फिक्स हो गई ना, ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपसे अगर पूछे कि पानी के लिए उसका स्पेसिफिक वेट बताओ, तो कितना हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, मास डेंसिटी, जिसको आप डेंसिटी भी बोलते हो। लिक्विड की डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या मानी जाती है, कांस्टेंट। जबकि जो गैस है, गैस की डेंसिटी प्रेशर बढ़ने पर बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो रही है। वेट डेंसिटी की बात करूं तो वेट डेंसिटी ओमेगा, ओमेगा क्या हो गया, रो जी। यूनिट इसकी क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक। फिर आ जाओ थर्ड, स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैंने लिखा है ऐसा, छोटा v, स्मॉल v, है ना। ये कौन सा वाला v है, स्मॉल v है, स्मॉल v। तो स्मॉल v क्या हो गया, डेंसिटी का उल्टा कर दो, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास कर दिया तो आपने क्या बन गया, 1/ρ। 1/ρ बन गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी उल्टी। इसकी यूनिट की उल्टी जो आप लोगों ने पढ़ी, कौन सी, डेंसिटी वाली जो यूनिट पढ़ी, उसका उल्टा कर दो। तो MKS में क्या लिखा जाएगा, MKS में लिखा जाएगा ये मीटर क्यूब पर किलोग्राम। और अगर मैं CGS में बात करूं, CGS में, तो ये क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। अगर मैं CGS में बात करूं तो ये क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इसके अंदर, CGS के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी, उसको हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लो। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बना दूंगा मैं। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं एस से। किससे लिखते हैं? एस से। तो पहले एक बार मैं इसको डिफाइन करूंगा लिक्विड के लिए, फिर इसको डिफाइन करूंगा किसके लिए? गैस के लिए, और फिर इसको मैं किसी इन जनरल वैसे डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसके लिए? लिक्विड के लिए। तो एस सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए अगर बात करूं तो एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड जनरली हम जो लेंगे वो कौन लेंगे? वाटर लेंगे। वेट जो होता है, वेट वो किसके बराबर होता है? mg। भाई जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। और यहां पर mg किसका आ जाएगा? वाटर का आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम, ये जो कहानी चल रही है सेम वॉल्यूम के लिए चल रही है। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम। तो g से g कैंसिल होगा। अब मास जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहां वेट की जगह आप स्पेसिफिक वेट कर लो, इसको आप स्पेसिफिक वेट कर लो। यहां चलो ये यही लिख दो, मैं अभी चेंज कर दूंगा इसको। तो ये वॉल्यूम हो गया, यहां क्या हो गया? रो हो गया, ये जी हो गया, और ये भी वॉल्यूम हो गया, ये रो स्टैंडर्ड, रो स्टैंडर्ड, और ये हो गया जी। तो यहां जी से जी कट गया, बी से बी कट गया, तो ये फॉर्मूला बन गया रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। यानी कि इसका मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड में कौन आ जाएगा? स्टैंडर्ड लिक्विड में आ जाएगा वाटर। ठीक है, इस फॉर्मूला को ही आप एक तरीके से और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, वो स्टैंडर्ड की बात हो रही है, मतलब वाटर। अगर लिक्विड की बात चल रही है, गैस की बात चलेगी तो स्टैंडर्ड गैस आएगा। स्टैंडर्ड गैस में आपको क्या लेना है? एयर लेना है। तो स्पेसिफिक वेट को हम किससे लिखते हैं? ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है? रो जी। और यहां पर हो जाएगा रो स्टैंडर्ड और जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। तो घूम फिर के फॉर्मूला तो वही आ रहा है, रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपको मान लो किसी क्वेश्चन में ये दे दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, specific gravity of liquid is 0.8, 0.8, then find out the density, find out the density of that liquid। आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस लिक्विड की डेंसिटी निकालो, और आपको क्या दिया है? सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। हो सकता है इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह आपको वर्ड लिख देते रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक डेंसिटी को क्या कहते हैं? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? S इज इक्वल्स टू रो लिक्विड अपॉन रो स्टैंडर्ड लिक्विड। अब स्टैंडर्ड लिक्विड में मैंने आपको कहा क्या लेना है? वाटर लेना है। तो S की जो वैल्यू है वो आपको कितने गिवन है? 0.8। S की वैल्यू होगी 0.8। रो लिक्विड आपको निकालना है। इस लिक्विड का आपको कुछ नाम भी दिया जा सकता था, कुछ भी नाम दिया जा सकता था। और स्टैंडर्ड जो है वो हो गया पानी, और पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000। तो यहां से आपने किसकी डेंसिटी निकाल ली? लिक्विड की डेंसिटी निकाल ली, जो कि कितनी आ जाएगी? 800। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई लिक्विड की। ठीक इसी तरह से ये डिफाइन किया जा सकता है किसके लिए? गैस के लिए। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा किसके लिए? गैस के लिए। तो फॉर गैस, तो गैस के लिए आप क्या लिख दोगे? वेट ऑफ, या सीधा मैं डेंसिटी वाला लिख रहा हूं क्योंकि एट लास्ट घूम फिर के तो आना किस पे? डेंसिटी पे। तो इसके लिए लिख दोगे डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस। और जब आप स्टैंडर्ड गैस की बात करोगे तो स्टैंडर्ड गैस में आप किसको लोगे? एयर को लोगे, एयर।
और एयर की जो डेंसिटी है रो एयर वो होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एयर की डेंसिटी होती है। तो ये तो बात हो गई किसके लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। फिर मैं स्टैंडर्ड बात करूं कि मान लो मैं कोई ब्लॉक लेता हूं फॉर अ बॉडी, बॉडी और कोई सब्सटेंस तो उसके लिए जो एस है वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड कौन होगा, वाटर होगा। वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, और ये इक्वल वॉल्यूम के लिए है ना, यहां पे लिख दूं फॉर इक्वल वॉल्यूम। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं आगे कराऊंगा अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। इसी तरह से इसको दूसरी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसको इसी एस को, तो दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन क्या लिखा जाएगा, अपॉन लिखा जाएगा लॉस इन वेट इन वाटर। अब ये जो चक्कर है, जो वेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा आगे आने वाले लेक्चर, उनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला, स्पेशली ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रॉपर्टी की। अच्छा, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की आपसे यूनिट पूछी जाएगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मैं लिख भी देता हूं इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मैं यहां लिख देता हूं डायमेंशनलेस। ये क्या है, ये है डायमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यहां तक बात क्लियर।